गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखो लास्ट क्लास अपन ने क्या डिस्कस किया था, रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। हाँ, अब तक अपन ने एक साथ दो चैप्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से? एक तो आवर्त सारणी पूरा का पूरा खत्म कर चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं बेटा, और उसके साथ में अपन रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोल संकल्पना, है ना। हाँ, मैंने यहाँ पर हालांकि मैंने इंग्लिश में लिखा मोल कॉन्सेप्ट, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं मोल संकल्पना। अब मोल संकल्पना हमारे लिए एक भौतिक रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, है ना। अब देखो कुछ टर्म्स इंग्लिश के आ रहे हैं थोड़े, है ना, कवर करते रहना आप लोग, ठीक है। अब ज्यादा प्रॉब्लम तो होगी, ज्यादा तो नहीं कह सकते, थोड़ी बहुत, है ना। कुछ टर्म्स इंग्लिश के आ सकते हैं। खैर आप तो सुनिए कि सर यहां पर हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट ने सीखनी बातें क्या, भौतिक क्या कहते हैं, भौतिक रासायनिक विज्ञान का ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कैसे हो सकता है। तो सर यहां पर बता दिया जाए तो देखो, आपने इसमें मोल कॉन्सेप्ट में एक टर्म आगे वाला मोल संकल्पना, ये तो आपने छोटी क्लासों के अंदर सीखा ही होगा। किसमें सर, कौन सी क्लास में? हाँ, 6, 7, 8, 9, 10, जहां पर भी आपने मोल का नाम तो सुना ही सुना होगा। तो सर ध्यान रहे, बने रहे, और ये मैं कह दूं कि सर ये जो चैप्टर है हमारे पास, ये जनरली फिजिकल केमिस्ट्री बोले तो भौतिक रसायन विज्ञान का एक क्या है, बेसिक चैप्टर कह सकते हो। जितने भी अपन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर मोल तो उछल कर आएगा ही आएगा, है ना, जितने भी पढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ ली, वहां पर तो नहीं आया। तो देखो बालक, हम कह सकते हैं कि वहां पर नहीं आया। मैंने कुछ बातें मोल्स के बारे में डिस्कस नहीं की थी, लेकिन यहां पर एक मैं टॉपिक लूंगा मैं इन जनरल, है ना, जिसका नाम होगा सर हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट के लिए, और वहां से मैं रेडॉक्स को वापस कवर कराने के लिए उठाकर लेके आऊंगा, है ना। तो मैंने इसीलिए पहले रेडॉक्स को कंप्लीट किया था ताकि उसको उठाकर इसमें लेके आ जाऊं। वैसे रेडॉक्स रिएक्शन द सेकंड पार्ट ऑफ अ मोल कॉन्सेप्ट, सच में तो ये है ना सर, रेडॉक्स रिएक्शन जो है हमारे पास वो मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट है, लेकिन हमने क्या किया, उसको पहले पढ़ लिया, है ना। क्यों पढ़ा है ये आप धीरे धीरे जान जाओगे, है ना। आप बिल्कुल शांत, बिल्कुल धैर्य बना के रखें, और धैर्य बनाओगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। अब ध्यान दे कि इस चैप्टर में सर पढ़ना क्या क्या है। अब पहला अगर मैं बेसिक टर्म के लिए बात करूं तो सबसे पहले इस पे आता है सर पदार्थ की अवस्था के बारे में, और मैटर ऑफ स्टेट के बारे में आप लोग क्या है सर छोटी क्लासों के अंदर पढ़ के आओ। मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कराऊंगा कि पदार्थ की अवस्था क्या है। कुछ बच्चे जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस, यही होती है। हाँ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हमारे पास क्या होती है सर, पदार्थ की अवस्था होती है। और कुछ बच्चे तो ये कहते हैं सर 3 नहीं 5 होती है। भाई आप भी सही हो, है ना। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसर और प्लाज्मा, दोनों सही हो। खैर कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो सर मैं यहां से तो डिस्कस करूंगा नहीं, वैसे ही हमारे पास ठोस अवस्था का एक अलग अध्याय है जो आप कक्षा 12 में पढ़ोगे, है ना। और बची बात द्रव और गैस की, वो मैं यहीं पर कवर करवाऊंगा आपको, डेट इज 11th क्लास के अंदर ही कवर करवाएंगे। तो सर वहां से उनके जो बेसिक फंडामेंटल जो चीजें हैं, मतलब उनके जो गुणधर्म है, आप लोग पढ़ के आए हो, ठोस की निश्चित आकार होता है वगैरह वगैरह, है ना। तो सर ऐसे हम वहां पर भी वापस डिस्कस करने वाले ही है, ठीक है बालक। तो चाहे यहां बताऊं या वहां बताऊं, और वैसे आप लोग पढ़ के आए हो, है ना। तो मैं तो आपको थ्रू आउट नॉलेज बात करूंगा। अब आप कहोगे कि सर इस चैप्टर में आपने कहा है कि मोल के बारे में आप लोग पहले सुन चुके हो, तो सर अब यहां पर मैंने तो ठोस अवस्था के बारे में पढ़ लिया, द्रव के बारे में पढ़ लिया, गैस के बारे में पढ़ लिया, और मोल के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ के आया हूं मैं। तो सर अब आप मोल क्यों पढ़ा रहे हो? तो भाई मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो मैं मोल कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं, वो आपने ना इतना सा लेवल पढ़ा, है ना, इतना सा। लेकिन मैं अब जो पढ़ाने वाला हूं आपको इन क्या करने वाला हूं, एक स्टैंडर्ड लेवल के अंदर लेके जाने वाला हूं, है ना। चीजों को एनालिसिस करना है, उनको कवर करते हुए चलना, और जो जो इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही है उनको कलेक्ट करो और अपने पॉकेट में रखते चलो, ठीक है ना बालक। तो आप जैसे इनको पॉकेट में कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे, आपके लिए थ्रू आउट नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में मोल कॉन्सेप्ट में जो महत्वपूर्ण चीजें जो रहेगी, इंपॉर्टेंट जो बात बताई जा रही है, वो आपके लिए आने वाले चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ध्यान दे, यहां से कुछ बातें ऐसी भी इंपॉर्टेंट निकलेगी जो यहां न्यूमेरिकल ना होकर 12th क्लास में भी हो सकता है ना। मोल तो आने वाला ही है, हर जगह आने वाला, और यहां से नीट के अंदर भी क्वेश्चन पढ़ते हैं बालक, है ना। बहुत आसान पढ़ते हैं, सिंपल पढ़ते हैं। मैं न्यूमेरिकल का भी फंडा बताऊंगा आपको, कैसे कैलकुलेशन की जाती है और कैसे कैलकुलेशन को कितना आसान, हाँ देखो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती है और आप लोग उसे फर्दर कितने समय के कितने सेकेंड, मिनटों का काम सेकेंडों में, और कैसे कैलकुलेशन को फास्ट किया जाता है, इसको भी मैं यहीं पर सिखाने वाला हूं, ठीक है। कुछ बातें इस चैप्टर के अंदर आप लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हो, जैसा सार्थक अंक हो गया, पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ाना। त्रुटि होगी, त्रुटि, है ना, त्रुटियां, है ना, कुछ बच्चे उसे टूटिया बोलते हैं जो,
है ना। हाँ, वो त्रुटियां जो है वो भी आप लोग पढ़ चुके हो। और कुछ यूनिट्स है ना, कि सर वजन को एक्चुअल में किलोग्राम में मापते हैं, है ना, दूरियों को किलोमीटर में मापते हैं, ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। मैं तो बेसिक फंडामेंटल की चीजें बताऊंगा जो यहां पर काम आने वाली है। और यूनिट कन्वर्जन का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि यूनिट कन्वर्जन आपको नहीं आया तो भाई आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है ना। खैर, स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए कि सर क्या है। मैं उन चीजों को डिस्कस नहीं करने वाला हूं, मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूं किसके ऊपर, परमाणु के ऊपर। अब परमाणु की परिभाषा, हाँ, अब किसी भी बच्चे के मन में दिमाग में उछलेगा, अरे सर परमाणु भी तो पढ़ चुके हैं ना, ये क्यों बता रहे हो। हाँ, आप लोगों ने जो परमाणु की परिभाषा पढ़ी थी और उस परमाणु की परिभाषा में और मेरी बताई हुई परमाणु की परिभाषा में थोड़ा सा चेंज है ना, थोड़ा सा चेंज जो दुनिया हिला देगा, है ना भाई। कैसे? अब बच्चों के मन में सवाल उठ रहा है कि सर हमने पढ़ा है कि परमाणु जो है, परमाणु किसी पदार्थ का एक सूक्ष्मतम कण है, यही पढ़ा ना, सूक्ष्मतम, हाँ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सूक्ष्मतम कण है, परमाणु का सूक्ष्मतम कण है ना, परमाणु का सूक्ष्मतम कण है क्या, सॉरी, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, क्या बोले जा रहा हूं यार, इसलिए कह रहा हूं थोड़ी इंग्लिश सीख लो बालक, है ना। मेरे से हिंदी में थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा है। खैर, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, परमाणु है, यही पढ़ा ना। पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता वह परमाणु। कुछ बच्चों के मन में यह डोल रहा है कि सर परमाणु एक अविभाज्य कण है ना, पदार्थ की वह सूक्ष्म इकाई जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, या परमाणु एक अविभाज्य कण है। तो जिन बच्चों के माइंड में ये बातें डोल रही है, मैं उनको इंगित करवा दूं, मैं उनको अच्छे से बोल दूं, बालक आप लोगों ने जो सोचा है वो बिल्कुल करेक्ट सोचा है, जो आपने पढ़ा है बिल्कुल करेक्ट पढ़ा है। लेकिन ये जो परिभाषा आप कह रहे हो, ये परिभाषा नहीं हो सकती, ये डाल्टन की परिकल्पना है। क्या है? डाल्टन की परिकल्पना है, उसका क्या है, पोस्टुलेटेड है, ठीक है ना। तो सर उनकी जो बताई बातें हैं, उनकी जो बात है आप लोग डेफिनेशन में कन्वर्ट करो। अच्छा, अगर आप लोगों ने कहा है कि सर उसे आगे विभाजित नहीं किया जाता, विभाजित का मतलब कि सर ये मार्कर है, ये सब ऐसा ही रहेगा, इसको आप तोड़ नहीं सकते, मतलब इसे दो हिस्सों में नहीं बना सकते, या फिर कह सकते हो कि सर इसके अंदर क्या क्या है इसको आप नहीं बता सकते, यही तो इसका विभाजन रहा। तो मैं आपको वापस कह दूं कि सर ये विभाजित तो हो सकता है ना। एटम भी, परमाणु भी विभाजित हुआ है, तभी तो आज के जमाने में आपने नोटिस किया होगा कि सर अगर परमाणु विभाजित नहीं है तो परमाणु के अंदर प्रोटॉन कहां से बताया, इलेक्ट्रॉन कहां से बताया, न्यूट्रॉन कहां से बताया, प्रोजेस्ट्रॉन कहां से बताया, मिसॉन पार्टिकल्स कहां से बताया, पाई माइनस क्वांटम, ये सारा चीजें कहां से आई है, ये सारी चीजें कहां से आई अगर वो अविभाज्य कण। तो बालक यही तो चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं, यही तो फंडामेंटल चीज है जो मैं आपको कहने जा रहा हूं कि सर परमाणु जो है वो आज के जमाने में क्या है, विभाजित कण है, आज के जमाने में विभाजित कण है। तो भाई डाल्टन आप रहो उधर, हम मॉडर्न बंदे हैं, हम मॉडर्न चीजें पढ़ने वाले हैं, है ना। आप पुराने हो, आप पुराने रहो, हम मॉडर्न चीजें पढ़ेंगे और सही सही बातें हैं उनको पढ़ने वाले हैं, है ना। हालांकि डाल्टन का काम तो बहुत अच्छा था, है ना, जो उन्होंने चीजें बताई है हमने पढ़ी है, लेकिन हमने आवर्त सारणी के अंदर भी किसको अडॉप्ट किया भाई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, किया कि नहीं किया ना। तो सर हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि हम मॉडर्न है, आधुनिक है, हम आधुनिक चीजें पढ़ रहे हैं, है ना। अब यहां पर भी हम क्या पढ़ेंगे, परमाणु की मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ेंगे, द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न, है ना। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है कि परमाणु जो है एक पदार्थ का सूक्ष्म कण है, परमाणु पदार्थ का सूक्ष्म कण है, लेकिन जब वह किसी अभिक्रिया करता है, मतलब अभिक्रिया के दौरान वह अपनी पहचान कभी नहीं खोता है, ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है ना। क्या है सर, ये कभी भी क्या नहीं करता है, एक अभिक्रिया के दौरान अपनी पहचान नहीं खोता है। और सेकंड कंडीशन इस पे बात आएगी कि सर परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा, पदार्थ की वह सूक्ष्म अवस्था, पदार्थ की वह सूक्ष्म अवस्था जो एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, जो एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपनी पहचान नहीं खोता है, अपनी पहचान नहीं खोता है और स्वतंत्र अवस्था में जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है,
परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता भाई? परमाणु कहलाता। तो सर ये हमारे पास एक परमाणु की परिभाषा रही है ना। अब अस्तित्व नहीं खोने का मतलब सर पहचान नहीं खोता मतलब, देखिए सर मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, H2 प्लस हाफ O2 इज गिव्स टू H2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, एक पानी का एक जल का अणु बनाता है। अब ये अभिक्रिया ना प्रत्येक जनता जानती है, सब जानती है, बहुत आसान है। गांव का बच्चा जानता है कि सर हाफ H2 और हाफ O2 मिलकर क्या बना रहा है? जल का एक अणु का निर्माण कर रहा है, बराबर। अच्छा बताइए जरा कि सर इसके अंदर कौन कौन से परमाणु मौजूद है? सर इसके अंदर हाइड्रोजन है और इसके अंदर भी हाइड्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, देना इसके अंदर भी ऑक्सीजन है, और बनने वाला जो जल का अणु है इसके अंदर क्या मौजूद है? सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद है। बोलो बात तो समझ रहे ना। अच्छा क्या बताओ कि सर हाइड्रोजन का अणु और ऑक्सीजन का मिलकर क्या नाइट्रोजन का फॉर्मेशन किया? क्या नहीं ना, है तो सर वो अपनी पहचान खोया क्या? नहीं, है ना। ये अपनी पहचान नहीं खोया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही फॉर्मेशन हुआ है, मतलब इन दोनों ही प्रकार के अणु का निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और आपस में क्या बना ले? एक वाटर मॉलिक्यूल बना ले जो एक नाइट्रोजन प्रकृति का, ऐसा तो नहीं हुआ ना, है ना। अब आपके माइंड में क्या चल रहा है? किसी बच्चे के ना दिमाग में ये चल रहा होगा, जैसे लास्ट ईयर एक बच्चे ने पूछ लिया मेरे से ना, बड़ी मजाक वाली बात हो गई थी, है ना। मजाक तो नहीं था, उसका बहुत बड़ा एक डाउट था, है ना। जैसे काफ़ी बच्चे तो ऐसे भी डाउट पूछते हैं कि सर हम अर्थ पे रह रहे हैं ना, अच्छा हम अर्थ में रह रहे हैं या अर्थ के बीच में रह रहे हैं? मैंने कहा भाई अर्थ के ऊपर रह रहे हैं। तो सर ये हमें ऊपर स्काई आकाश दिख रहा है, ये कैसा रहा, है ना। तो उनकी परिकल्पना है ना बच्चों की कुछ ऐसी प्रकार की, सर हाँ साइंटिस्ट ने बताया है कि जो पृथ्वी है वो संतरे के आकार की है, मतलब हम संतरे के ऊपर रह रहे हैं और ऊपर जो आसमान है वो हमारे पास उसका छिलका है है ना। तो कुछ ऐसी भी बातें बच्चे ऐसी भी बातें सोचते हैं, है ना। खैर उनका सोचना बहुत सार्थक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं, उनका सोचना सार्थक है तो कोई नहीं आ बेटा, है ना। इनका भी है ना कुछ लॉजिक है, उनको भी है ना, धीरे धीरे डिस्कस, ऐसा डाउट आना भी चाहिए ताकि आप थोड़ा डिस्कस कर सको, है ना, सोचना चाहिए। तो बात यही है, कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि सर यहाँ पर हाइड्रोजन एक्चुअल में हाइड्रोजन एटम जो रहेगा क्या वो H आकार का होगा, है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु जो रहेगा वो H आकार का होगा, ऑक्सीजन जो परमाणु रहेगा वो क्या ऑक्सीजन आकार का होगा। अरे भाई अगर ऐसा सोच रहे हो तो मुझे बताओ जरा, मान लो किसी बच्चे का नाम है क्या, नागेश्वर नाम, तो क्या उसका आकार नाग के जैसा होगा? सपोज, है ना। मान लो जैसे अभी मैंने बोला सार्थक, शायद क्लास में सार्थक भी है, तो उसका नाम ऐसे से स्टार्ट हो रहा है, क्या वो ऐसा आकार का है? मान लो किसी बच्चे का नाम अमन है, तो क्या वो ए आकार का है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो अमन के आकार का है तो ऐसे ही उसका रख दिया, नहीं ऐसा नहीं है ना। आकार सबका अपना अपना है, तो इसका भी आकार एक्चुअल में एनालिसिस किया गया परमाणु का, वो मैं बताऊंगा परमाणु संरचना में, वो गोल माना गया था, ठीक है ना। तो उसे गोल के आकार में बताया गया और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर उनका नाम दिया गया था, ठीक है ना। कैसे नाम दिया गया था वो भी बताएंगे, आप धैर्य बनाओ, लेकिन ऐसे कंफ्यूजन आप रखना मत, है ना। ऐसे कंफ्यूजन रखोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप तो ये तो देखो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है? H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करा। लेकिन 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 ऐसा कतई नहीं हुआ कि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला और किसी एक अन्य परमाणु का निर्माण किया, कई ऐसे अणु का निर्माण किया जिसमें कोई और परमाणु आ गया, ऐसा तो संभव नहीं हुआ ना। तो सर अपनी पहचान नहीं हुआ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन। बोलो बात तो समझ आ गई ना बेटा, है ना। देखो ये इतनी चीजें मैं यहाँ पर इतना लंबा इसलिए खींच रहा हूँ, मुझे डेफिनेशन ही लिखवानी होती, देखो इसलिए ताकि आपकी हर चीजें क्लियर होती रहे, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई, है ना, मजा आएगा ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप तो बहुत अच्छे से पढ़ते रहो बस, ठीक है, फटाफट बता रहो, फिर अपन आगे और डिस्कस कर लेते हैं। हो गया नाउ, इसके बाद है भाई अणु की परिभाषा। अब अणु की परिभाषा तो आप लोग लिखोगे, है ना, मैं बोल देता हूं। पदार्थ की वह सूक्ष्म अवस्था, पदार्थ की वह सूक्ष्म अवस्था जिसका, पदार्थ की वह सूक्ष्म अवस्था जिसका स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व है, स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व है, अणु कहलाता है, अणु कहलाता है, ठीक है भाई। चलो ये परिभाषाएं मैंने आपको बता दी है। अब बात करूंगा मैं, सीधा आगे बढ़ूंगा। एक हमारे पास टर्म है
एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान क्या है? परमाणु द्रव्यमान। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? बात जमाने की है ना, उस जमाने की है जब हमारे पास किसी प्रकार का उपकरण नहीं था एक परमाणु को तोलने के लिए, बराबर। जमाना वो भी था जो आज जो आप जाते हो मार्केट के अंदर गए, ए भाई 2 किलो केला दे दे, है ना, कितना पैसा हुआ, इतना हुआ। लड़कियां करती है बार्गेनिंग, अपने से होती नहीं है भाई, है ना। अच्छा 2 किलो का कितना, 60 नहीं 50 लेके काम चला। ऐसा नहीं, खैर छोड़ो। इन जनरल कहा जाए तो सर जो आप लोग वेट कैलकुलेट करते हो, जैसे आपने बाजार मार्केट के अंदर गए, आज भी मार्केट के अंदर वो ना लोहे के वेट मौजूद है, ऐसे रखे फटाफट से कैलकुलेट किया, बांधा थैली वगैरह पैक किया, ले भाई चल सामान घर आ गए, है ना। आज कुछ किराना स्टोर पर देखते हो तो सर वहाँ पर भी क्या है, हाँ वहाँ पर अब ना थोड़ा डिजिटल आ गया है ना, इंडिया थोड़ा डिजिटल की ओर प्रस्थान करा है। खैर हम तो बात करें किसके लिए, लोहे के वेट के बारे में। सर ये लोहे का वेट को उसी को 1 किलो क्यों माना गया? बात है ना, एक इंपॉर्टेंट बात है ना। आप इतने सारे सब्जी विक्रेता रहे, इतने सारे फल विक्रेता रहे, उन सबके बाट को उठा के देखो 1 किलोग्राम को, सबका वेट बराबर आएगा। सोचा है कभी सबका वेट बराबर क्यों आ रहा? अच्छा बच्चों के माइंड में क्लिक हुआ, हाँ सर कोई एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी, है ना। ऐसा नहीं है ना। अगर आप मुझे ये बताओ, अगर फैक्ट्री एक ही फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, सपोज आपका ये बिजनेस रहा, तो क्या आप 1 किलो का वेट उनसे कम बनाओगे कि ज्यादा बनाओगे, है ना। मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप लोगों ने ये सोचा है कि सर एक ही फैक्ट्री उसको बना रही है तभी सबका वेट एक ही जैसा है, सपोज आपने घर पे बनाया है ना, तो घर पे बनाया तो क्या उसका वेट बराबर रखोगे कम रखोगे? या फिर ये सोचो कि सर आपने कई सारे ऐसे फल विक्रेता या सब्जी विक्रेता को देखा होगा जहां पर उनके पास वेट नहीं होने की वजह से वो पत्थर का वेट बना के लाते हैं, हाँ वो भी उनका बराबर होता है, तो पत्थर का बना के लेके आए, क्या उन्होंने कम बनाया होगा ज्यादा बनाया होगा, है ना। अगर कम बनाया होगा तो आप लोगों के माइंड में यार भाई कम क्यों है, अगर ज्यादा बनाया होगा तो उसके मन में खटपट, अरे मैंने ज्यादा क्यों बनाया। तो सर उसी को 1 किलो क्यों माना गया, सबसे बड़ी बात ये है ना। तो सर ये बातें आप लोगों ने फिजिक्स में सीखी है ना, जो मैं यहाँ पर मैं उसको बेस बना के चल रहा हूँ, मेरे काम आने वाले, है ना। फिजिक्स में सीखा है कि सर 1 किलोग्राम कहाँ से आया, आयतन कहाँ से आया, मीटर कहाँ से आया, ये सारी चीजें आप लोगों ने फिजिक्स में कवर की है। लेकिन मैं अब आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ कि सर अब ये कहाँ से आया, किलोग्राम मेरे काम की है, मैं किलोग्राम को लेकर चल रहा हूँ, बाकी चीजें आपके काम की है, आप फिजिक्स में पढ़ो, ठीक है सर। तो सर बात जमाने की उस समय कि सर उस समय क्या हुआ था कि एक माना गया कि सर मान लो कि एक बॉक्स का हमें क्या करना है, वजन बनाना, कि सर इसका वजन क्या है। तो सर इसका वजन बताने के लिए क्या किया गया कि सर एक इसको क्या रख दिया, एक वेट बैलेंस पे रख दिया वेट बैलेंस में। सर ये इस आर्म पर एक और दूसरे पर ऐसे खाली रखा। आज क्या करते हैं सर जनरली कि सर यहाँ पर ना लोहे के वेट रखना स्टार्ट कर ले, लेकिन उस समय लोहे के वेट नहीं थे, तो उस समय ना एक सिलेंडर बनाया गया था, कुछ इस प्रकार का सिलेंडर था, बराबर एक सिलेंडर था। इस सिलेंडर को जनरली एक्चुअल में ये इरिडियम का सिलेंडर है, ये कहीं ना कहीं आज म्यूजियम के अंदर रखा है, यूएस के अंदर रखा हुआ है ना। इसको क्या कर दिया, यहाँ पर रखना स्टार्ट कर दिया, ये रख दिया भाई, ये सिलेंडर रख दिया। ऐसे रखते रखते पता चला कि सर इसका जो वेट है ये 10 सिलेंडर के बाद आता। कितने सिलेंडर के बाद? 10 सिलेंडर के बाद ये वेट आता। तो सर इसका माना गया कि सर इस बॉक्स का जो वजन है वो 10 सिलेंडर है। कितना है? 10 सिलेंडर। मान लो कोई जो दूसरा बी ऑब्जेक्ट है उसका वेट कैलकुलेट किया गया, इससे बोला सर ये 20 सिलेंडर है। और मान लो कि हाथी का वेट कैलकुलेट किया गया, हाथी का 100 सिलेंडर रहा। कितना रहा? 100 सिलेंडर रहा। तो सर ये वजन इस प्रकार है। बार बार सिलेंडर रखना ना थोड़ा अजीब लगा, मैं क्यों बार बार सिलेंडर लिखूं, बात तो यही है ना, मैं क्यों बार बार सिलेंडर लिखूं। तो सिलेंडर लिखने की बजाय अब एक और तरकीब अप्लाई की जिसका नाम था कि सर यहां पर सिलेंडर को कन्वर्ट कर दिया किसके लिए? किलोग्राम के लिए। जैसे ही किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो ये बॉक्स कितने किलोग्राम का हो गया? 10 किलोग्राम का। ये बी ऑब्जेक्ट कितना हो गया? 20 किलोग्राम का। और हमारे पास जो हाथी रहा वो कितने किलोग्राम का हो गया? 100 किलोग्राम का हो गया। बोलो बात समझ आ रही ना। तो कुछ ऐसे फंडामेंटल चीजें बताई थी, है ना। ऐसे किलोग्राम आया और किलोग्राम को कैलकुलेट किया गया, हाँ ये किलोग्राम इस प्रकार से आया है सर, ठीक है। तो किलोग्राम जैसे ही आया फिर उसको आगे और फर्दर आगे बताया गया कि सर हाँ ऐसे ग्राम, मिलीग्राम, है ना, ये सारी चीजें ये आप लोग फिजिक्स में सीखोगे। अब देखो कि जिस प्रकार से किलोग्राम आया, एक जुगाड़ अपनाया गया, वही जुगाड़ अपनाया गया कहां पर? एक परमाणु द्रव्यमान को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। मैं बता दूं बालक कि सर जो हमारे पास परमाणु द्रव्यमान है
लगभग 99% बच्चे ऐसे हैं जिनको परमाणु द्रव्यमान का क्या नहीं होता है, सटीक नॉलेज नहीं होता है। परमाणु द्रव्यमान का सटीक नॉलेज नहीं होता है। किसका? परमाणु द्रव्यमान का। अच्छा, अगर परमाणु द्रव्यमान का 99 बच्चों को, जनता को नहीं पता होता है, लेकिन आप उनमें से 1% के अंदर आते हो जहां पर आपको परमाणु द्रव्यमान का सटीक नॉलेज रहेगा। क्या होता है परमाणु द्रव्यमान? तो सर इसको डिफाइन करें तो कहा जाता है कि सर परमाणु द्रव्यमान 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम, ये होता है सर। अब सर ये इंग्लिश में आ गया, चलो हिंदी में ट्रांसलेट की कोशिश करते हैं सर। मास ऑफ 1 एटम 12 एटम, कार्बन 1 कार्बन 12 का द्रव्यमान। चलो 1C12 परमाणु का द्रव्यमान है। बोलो बात तो समझ आ गई ना बालक आप लोग के? सर ये इसका द्रव्यमान है। अब अगर कह दिया जाए कि सर हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकालो, तो सर हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो सर हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1/12 मल्टीप्लाई 1C12 परमाणु का द्रव्यमान, ये इतना होगा। अच्छा, अगर बोला जाए कि सर ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालो, तो सर ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? सर 16 इंटू 1/12 इंटू 1C12 परमाणु का द्रव्यमान, सर ये इतना होगा। अगर यही बात की जाए कि सर नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? सर नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 इंटू 1/12 इंटू 1C12 का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल उठ रहा है कि सर ये आप लोग ना 16 14 ये कहां से लिख रहे हो? खैर बने रहिए, मैं इसको भी बताऊंगा, इसको भी डिस्कस करूंगा सर ये कहां से आया है, ठीक है ना। जैसे अब मैंने आपको लिख दूं चलो सोडियम का, तो सोडियम का कितना होता है? 23 इंटू 1/12 इंटू 1 परमाणु 1 कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान, ये कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है बालक। अब ये बार बार ना मैं 1C कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, 1C कार्बन परमाणु का द्रव्यमान ये लिखना पड़ रहा है, बराबर। अच्छा भाई हम लोग तो है आलसी, ऐसा नहीं। अब आलसी कैसे है ना? जैसे आप बाहर से खेल कूद कराए, फटाक से खेल कूद कराए और आपको लगा अरे यार बहुत गर्मी पड़ रही, कोई जूस वूस बना लेना चाहिए। आपने फ्रिज ओपन किया, आइस के टुकड़े लिए, एक आइस का टुकड़ा नीचे गिर गया, बुरा लगा ना? है क्या? आप मुझे बताओ कि उस आइस के टुकड़े को उठाओगे क्या? ना, ये गलत बात, नहीं उठाओगे मतलब आपने एक लेक मारी और वो फ्रिज के नीचे, और फिर आइस के टुकड़े लेकर अपना काम, है ना। ये जो आपका जो तरीका रहा ये मॉडर्न तरीका, तो सर यही मॉडर्न तरीका यहां पर अपनाएंगे। 1 किसका? 1/12 1C कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। भाई अपन आलसी लोग हैं, इसको अपन कन्वर्ट कर देते किसके लिए? इसको कहेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या नाम देंगे? परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसको प्यार से हम कहेंगे सर ये क्या मेरे लिए? AMU है। क्या है? AMU। तो इन जनरल कहा जाए तो सर हमारे पास क्या रहेगा? हमारे पास रहेगा सर, मैं कहूंगा कि सर परमाणु द्रव्यमान इकाई जिसको प्यार से कहेंगे AMU, किसके बराबर होगा? 1/12 1C12 परमाणु का द्रव्यमान, ये इसके बराबर होगा। तो सर 1 AMU जो है वो इसके बराबर है ना? 1 AMU, तो 1 AMU है वो इसके बराबर रहा बेटा। बोलो तो अब बताओ जरा, अगर मैं हम मॉडर्न है तो बताओ अब हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना लिखूंगा? 1 AMU। अरे हाँ के ना भाई? अच्छा अब ऑक्सीजन का लिखूंगा 16 AMU। अगर नाइट्रोजन का लिखना पड़े तो कितना लिखूंगा? इनको थोड़ा साइड में लिख लेता है ना, कितना बोर्ड कट जाएगा। हाइड्रोजन का 1 AMU, ऑक्सीजन का कितना? 16 AMU, और नाइट्रोजन का कितना रहा? 14 AMU। सोडियम का कितना रहा? सर ये हमारे पास रहा कितना? 23 AMU। तो कुछ इस प्रकार से डेटास को लिखना स्टार्ट करेंगे। बोलो बात समझ आ रही है ना आप लोगों के? क्या कह रहा हूं? तो इन जनरल ये हमने कुछ इस प्रकार से लिखा। अब ध्यान दे कि सर मैंने यहां पर परमाणु द्रव्यमान को लिखने के लिए क्या किया है? इस वाले को क्या बनाया? ढाल बनाया। तो सर इसको अपन परमाणु द्रव्यमान के साथ क्या बोलेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव बोले तो संदर्भ परमाणु द्रव्यमान, ये भी इसका नाम है। तो सर इसकी परिभाषा देना चाहे तो दोनों को कंबाइन रूप से क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे सर परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान एक नंबर है
जिसे कहा जा सकता है कि एक सी कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, एक सी 12 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितने गुना भारी है। ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, ये आप लोग सेल्फ लिखोगे, जगह नहीं बेटा, ठीक है ना। तो सर आज के लिए अपना इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास नए पड़ाव के साथ, ठीक है। चलो बाय बाय।